क्या कोई भविष्यवाणी किसी इंसान को एक कातिल बना सकती है? आज हम शेक्सपियर की सबसे गहरी और सबसे दमदार कहानियों में से एक मैकबेथ में इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये कहानी है ऊंची ख्वाहिशों की, ज़मीर पर लगे बोझ की और सत्ता के उस अंधेरे रास्ते की जो किसी को भी हैवान बना सकता है। कहानी की शुरुआत होती है तीन चुड़ैलों की इस बहुत ही अजीब सी लाइन से, अच्छा ही बुरा है और बुरा ही अच्छा है। अब ये सिर्फ एक उलझी हुई पहेली नहीं है, ये समझिए कि पूरे नाटक का निचोड़ है। ये लाइन हमें पहले ही बता देती है कि आगे इस कहानी में सही और गलत की सारी लकीरें मिटने वाली हैं और जो चीज़ें अच्छी दिखेंगी वो शायद बुरी हों और जो बुरी लगे वो अच्छी। कहानी का हीरो है मैकबेथ, स्कॉटलैंड का एक बहुत ही बहादुर और वफादार जनरल। जंग के मैदान में उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, हर कोई उसकी इज्जत करता है। वो एक परफेक्ट हीरो लगता है ना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत के अंदर ही उसके गिरने के बीज छुपे हुए हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक भविष्यवाणी की, एक ऐसी भविष्यवाणी जो मैकबेथ के दिल में सत्ता की ऐसी भूख जगा देती है जो जहर की तरह फैलने लगती है। तो होता ये है कि एक शानदार जीत के बाद मैकबेथ और उसका दोस्त बैंको एक सुनसान धुंध से ढके मैदान से गुजर रहे होते हैं और वहां उनका सामना होता है तीन अजीबो-गरीब शक्लों से। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो पल था जो मैकबेथ की पूरी जिंदगी, उसकी आत्मा तक को बदलने वाला था। वो चुड़ैलें तीन भविष्यवाणियां करती हैं। पहली तो ये कि वो ग्लैमिस का थेन है, जो वो पहले से ही था। दूसरी, वो कॉन्डोर का थेन बनेगा, ठीक है, लेकिन तीसरी भविष्यवाणी उसके होश उड़ा देती है, एक खतरनाक ख्याल जो उसके दिमाग में आग लगा देता है कि वो एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और फिर देखिए, कुछ ही देर बाद राजा डंकन का एक दूत आता है और खबर देता है कि मैकबेथ को कॉन्डर का नया थेन बना दिया गया है। दूसरी भविष्यवाणी सच हो गई। अब अचानक जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन लगने लगता है। मैकबेथ के दिमाग में अब एक सवाल घर कर जाता है, क्या तीसरी भविष्यवाणी भी सच हो सकती है? और अगर हाँ, तो उसे सच करने के लिए वो किस हद तक जाने को तैयार है? अब वो ख्वाहिश, वो लालच एक खूनी काम में बदलने वाला है। ये वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कत्ल से ठीक पहले मैकबेथ का दिमाग जैसे एक जंग का मैदान बन जाता है। एक तरफ उसका ज़मीर है, दूसरी तरफ उसका लालच, और तभी उसे एक डरावना नज़ारा दिखता है, हवा में तैरता हुआ एक खूनी खंजर जिसका हैंडल सीधा उसी की तरफ है, जैसे उसे राजा के कमरे की तरफ इशारा कर रहा हो। क्या ये सच है या बस उसके बेचैन दिमाग का वहम? इस नाजुक पल में उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ उसकी हिचकिचाहट को नामर्दी का नाम देती है। वो उसे उसके बादे याद दिलाती है, उसे उकसाती है और अपनी जहरीली बातों से उसके मन में जो थोड़ा बहुत शक था उसे भी कुचल देती है। और आखिरकार वो उसे राजा डंकन की हत्या के लिए तैयार कर ही लेती है, उसी राजा की हत्या जो उनके घर मेहमान बनकर सोया हुआ था। कत्ल करने के फौरन बाद वो जीत का एहसास कहीं गायब हो जाता है। उसकी जगह ले लेता है एक ऐसा जबरदस्त अपराध बोध जो उसे अंदर से तोड़ने लगता है। वो अपने खून से सने हाथों को देखता है और महसूस करता है कि दुनिया का कोई भी पानी, समंदर का सारा पानी भी इस दाग को धो नहीं सकता। उसने सिर्फ एक राजा को नहीं मारा था, उसने अपनी ही रूह पर एक ऐसा दाग लगा लिया था जो कभी नहीं मिटेगा। तो मैकबेथ राजा बन गया, लेकिन ये ताज खून से बना था। और यहीं से शुरू होता है एक बहादुर जनरल का एक जालिम और वहमी बादशाह बनने का सफर। अपनी गद्दी बचाने के लिए मैकबेथ अब जुर्म के एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जिससे निकलना नामुमकिन था। एक कत्ल दूसरे कत्ल को जन्म देता है, पहले राजा डंकन, फिर अपना ही दोस्त बैंको, क्योंकि वो उसे खतरा मानने लगता है। और आखिर में जब उसका पागलपन हद से गुजर जाता है तो वो मैकडफ के पूरे परिवार, बेगुनाह औरतों और बच्चों को भी बेरहमी से मरवा देता है। पता है क्यों? क्योंकि चुड़ैलों ने ये भी कहा था कि राजा मैकबेथ के बच्चे नहीं बल्कि बैंको के वंशज बनेंगे। ये ख्याल मैकबेथ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मतलब उसने अपनी आत्मा बेची ताकि बैंको के बच्चों के लिए रास्ता साफ हो सके। इसी डर और पागलपन में वो अपने सबसे करीबी दोस्त को ही मरवाने का हुक्म दे देता है। ये साबित हो जाता है कि सत्ता की भूख दोस्ती से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चलिए अब देखते हैं कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ अपने किए गए गुनाहों की क्या कीमत चुकाते हैं और कैसे वो धीरे धीरे पागलपन की अंधेरी खाई में उतरते चले जाते हैं।
एक शाही दावत में मैकबेथ का ज़मीर एक खौफनाक शक्ल लेकर उसके सामने आ जाता है। उसे बैंकों का भूत दिखाई देता है, ठीक उसी की खाली कुर्सी पर बैठा हुआ, जिसे उसके सिवा और कोई नहीं देख सकता। मेहमान बस इतना देखते हैं कि उनका राजा एक खाली कुर्सी को देखकर चीख रहा है, और बस सबके सामने उसकी ये हालत उन सभी अफवाहों पर मुहर लगा देती है कि ये बादशाह एक जालिम है। शायद इस कहानी का सबसे दुखद पहलू इन दोनों किरदारों का बदलना है, एक अजीब सा उलटफेर। मैकबेथ, जो शुरू में कत्ल करने से डर रहा था, एक पत्थर दिल और बेरहम तानाशाह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ, जो शुरू में इतनी मजबूत और क्रूर थी, वो अपराध बोध के बोझ तले पूरी तरह से टूट जाती है। वो नींद में चलने लगती है और बार बार अपने हाथों से खून के उन धब्बों को धोने की कोशिश करती है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देते हैं। अब हम नाटक के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मैकबेथ के किए गए कामों का हिसाब होता है और उसका अंत अब तय हो चुका है। जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। स्कॉटलैंड का असली वारिस मैल्कम और मैकडफ, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा है, इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी सेना तैयार करते हैं। वो उस जालिम बादशाह को उखाड़ फेंकने और अपनी जमीन पर दोबारा अमन कायम करने के लिए लौट रहे हैं। आखिरी लड़ाई का मैदान सज चुका है। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर मैकबेथ पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सब बेकार था। इसी नाउमीदी में वो जिंदगी के मतलब पर अपनी वो मशहूर लाइनें कहता है कि जिंदगी एक बेवकूफ़ की सुनाई कहानी जैसी है, जिसमें शोर शराबा तो बहुत है पर उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी लालच ने उसे सब कुछ दिया और फिर भी उसके पास कुछ नहीं बचा। आखिरी लड़ाई में मैकबेथ का सामना होता है मैकडफ से। मैकबेथ को अब भी चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर भरोसा था कि औरत से पैदा हुआ कोई भी इंसान उसे मार नहीं सकता। वो खुद को अमर समझ रहा था, लेकिन तभी मैकडफ एक ऐसा राज खोलता है जो मैकबेथ के पैरों तले जमीन खिसका देता है कि उसका जन्म नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि उसे ऑपरेशन से उसकी माँ के पेट से निकाला गया था। चुड़ैलों ने शब्दों के खेल से उसे धोखा दिया था। इस सच्चाई के सामने आते ही मैकबेथ की हिम्मत का आखिरी कतरा भी जवाब दे जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे किस्मत ने नहीं बल्कि उसके अपने अंधे लालच ने बर्बाद किया है। मैकडफ उस जालिम बादशाह को मार डालता है और स्कॉटलैंड में एक बार फिर अमन और सुकून का राज कायम होता है। और इस पूरी कहानी के बाद हम एक बहुत पुराने सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या मैकबेथ अपनी किस्मत का एक लाचार शिकार था जो बस चुड़ैलों की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था, या फिर उसने अपनी मर्जी से वो सारे फैसले लिए और अपने कर्मों से ही अपनी तबाही का रास्ता खुद चुना? यही सवाल, किस्मत बनाम कर्म, मैकबेथ को सैकड़ों साल बाद भी इतना जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाए रखता है।